हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक जो विदेशिया है उसके बारे में बताऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये नाटक पसंद आएगा। उस पर हम नाटक को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा भिखारी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। भिखारी ठाकुर जो है, इनका जन्म जो है वो 18 दिसंबर 1887 को बिहार में हुआ था और इनका जो पेशा था यानी जो इनका काम था वो ये एक नाटककार थे, एक गीतकार थे, एक एक्टर थे और लोक कलाकार के रूप में इन्हें देखा जाता था। इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी सारी रचनाएं हैं। उनमें से ये एक प्रसिद्ध इनका जो रचना है वो विदेशिया नाटक है। विदेशिया नाटक जो है उसे हम सिर्फ एक नाटक नहीं कह सकते हैं। ये इस नाटक में जो गांव के यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक होते हैं, जवान युवक जो होते हैं, उनका पलायन का यानी वो जब ग्रामीण क्षेत्र से वो शहर में जाते हैं कमाने के लिए तो ब्याहता होते हैं, तो उनकी स्त्रियों के दर्द का जो है वो दस्तावेज जो है वो ये नाटक में दिखाया गया है कि उनके ना रहने पर जो उनकी स्त्रियां होती हैं उनकी क्या व्यथा होती है, उनकी क्या परेशानियां होती हैं। इस नाटक में हमें वही देखने को मिलता है। तो आइए अब हम नाटक का प्रारंभ करते हैं। नाटक की शुरुआत जो है वो उस नाटक की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले उसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ये नाटक है इसमें विदेशी जो है एक पहला पात्र है, विदेशी यानी कि जो गांव का एक युवक होता है। उसके बाद इसमें आता है बटोहिया। बटोहिया यानी कि जो बाहर आने जाने वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें। रखेल, ये रखेल जो है वो ये जो शब्द प्रयोग किया गया है इस नाटक में वो युवक की जो दूसरी पत्नी होती है। आप जब नाटक की अभी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद इसमें देवर। देवर जो है वो गांव का मनचला युवक होता है, यानी जो जो वो युवक होता है उसका छोटा भाई या गांव का कोई भी ऐसा लड़का मान लीजिए, उसके भाई जैसा ही। दोस्त जो विदेशी का साथी होता है यानी जो युवक के साथी होते हैं उनको। सूत्रधार, सूत्रधार के रूप में हम जैसे कि जो नाटक में बीच बीच में कोई पात्र आ जाते हैं, इन्हें हम पात्र नहीं कहेंगे, मतलब बीच बीच में नाटक का एक भूमिका के रूप में या एक बीच में आने के लिए इनको रखा गया है। जैसे कि दो बच्चे होते हैं और एक ग्रामीण महिला होती है। आप जब अभी नाटक देखेंगे तो आपको समझ आएगा। प्यारी सुंदरी, प्यारी सुंदरी जो है वो युवक की पत्नी होती है, इस तरीके से ये जो नाटक है, नाटक के जो ये पात्र हैं ये इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये जो नाटक है, ये जो भिखारी ठाकुर है वो एक भोजपुरी कलाकार हैं और ये जो नाटक है वो भोजपुरी में लिखा गया था, पर ये नाटक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और इस पर एक फिल्म भी बनी है। तो आइए अब हम नाटक का प्रारंभ करते हैं। ये नाटक की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि गांव का जो एक युवक होता है वो मंझोला होता है, मंझोला कद होता है, गेहुआ रंग होता है उसका और धोती कुर्ता और टोपी पहनावा होता है। क्योंकि गांव के लोगों का आप ज़्यादातर देखेंगे जो साधारण लोग होते हैं उनका यही पहनावा होता है, धोती कुर्ता और नॉर्मली मतलब कपड़े पहनते हैं। खेतीहर मजदूर होता है और वर्ष के कुछ ही दिनों काम मिलता है और बाकी शेष समय में जो होता है वो बेरोजगार रहते हैं। उसकी शादी जो है वो एक सांवली सलोनी सुंदर युवती से हो जाती है। जो युवक होता है उसकी शादी हो जाती है और उसकी शादी होने के विवाह के कुछ ही दिनों के बाद ही वह युवक जो है वो अपनी पत्नी को गवना यानी कि विदाई करके वो ले आता है अपने घर। जब उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है तो दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम होता है, प्रेम से रहते हैं और वो अपनी पत्नी के रूप में मतलब उसे जो उसका अधिकार है वो उसे देता है और काफ़ी वो उससे प्रेम करता है और वो मतलब उसे प्यार से प्यारी सुंदरी के नाम से संबोधित करता है। कुछ दिन जो है वो ऐसे ही सुख चैन से बीतता है दोनों का। लंबी और काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी होती है और बिगड़ती जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है, काफ़ी तंगी आ जाती है। तो युवक जो होता है वो उसके मन मस्तिष्क में वो सोचता है कि बराबर मतलब वो सोचता है कि मतलब गांव में रहूँगा तो कुछ काम धाम नहीं होगा और दूसरी ओर कि जो गांव के आसपास के युवक होते हैं वो अधेड़ उम्र के लोग जो हैं वो कृषि के अभाव में काम कर कुछ कमाने के लिए मतलब
वो लड़का जो होता है वो गांव में रहता है, सोचता है कि यहाँ पे रहकर क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ पे बेरोजगारी इतनी इतनी तंगी है, पैसे की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो चुकी है, और गांव पे कुछ ही वक्त में मतलब हमेशा यहाँ पे काम करने की हमेशा काम नहीं मिलता है या हमेशा हमें पैसे नहीं मिलते हैं। उसके मन मस्तिष्क में तक काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, और वो दूसरी ओर देखता है कि गांव के कुछ लोग जो हैं वो आसपास के युवक जो हैं वो अधेड़ उम्र के लोग जो हैं वो कृषि कार्य के अभाव में काम कर कुछ कमाने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता तथा आसाम आदि पूर्व जो स्थित राज्य हैं वहाँ पे आते जाते रहते हैं, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन बचाकर घर लौट आते हैं। तो जब ये सब ये देखता है युवक, तो ये भी सोचता है कि वह भी कलकत्ता जाकर मेहनत मजदूरी कर कुछ धन कमाए और फिर घर लौटकर अपनी पत्नी प्यारी सुंदरी के साथ रहकर मौज मस्ती करे। ऐसा ये युवक सोचता है। तो युवक की जो पत्नी होती है प्यारी सुंदरी, वो क्या कहती है, से अपने कलकत्ते जाने का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है युवक अपनी पत्नी से कि मुझे कलकत्ता जाना है, तो वह ऐसा उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। तो युवती जो है वो आशंकित एवं विचलित हो जाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वह इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है, और वो कहती है कि नहीं, मैं इसके खिलाफ़ हूँ कि आप कलकत्ता जाएं, मतलब कमाने जाएं, मैं आपका साथ नहीं दूंगी इसमें। तब वह बहाना बनाकर घर से चुपचाप से भागकर कलकत्ता जाने का मन बना लेता है, यानी वो बिना उसे बताए बिना कुछ किए वो वहाँ से निकल जाता है, वो मन अपना बनाता है और वहाँ से चला जाता है। युवक जो है वो कलकत्ता पहुँच जाता है, और वहाँ जाकर वो परदेसी विदेश बन जाता है, और दिन भर कड़ी मेहनत मजदूरी कर वो धन कमाने लगता है, और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। वो धन कमाता है और काफ़ी मेहनत करता रहता है, और पूर्ण रूप से मतलब जो वो सोचता है कि हाँ मैं विदेश में जाकर धन कमाऊंगा, फिर अपनी प्यारी सुंदरी के साथ रहूँगा। पर ऐसे कुछ दिन तक बीतता है, और अचानक उसका परिचय जो है एक युवती से होता है जो वहाँ कलकत्ता में ही उसे मिलती है, और उसके बाद वो दोनों फिर हमेशा साथ साथ रहने लगते हैं, और देखते ही देखते दोनों जो होते हैं वो पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और आराम से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। जो युवक है वो यहाँ पे जो पैसे कमाने आया होता है, वहाँ पर इसे दूसरी युवती मिल जाती है, और ये उस वक्त मतलब अपनी प्यारी सुंदरी के बारे में भी भूल जाता है जो इसकी पत्नी होती है, और इस युवती के साथ वो एक विवाहित रूप में रहने लगता है उसके साथ पति पत्नी की तरह। और दूसरी ओर जो होती है उसकी पत्नी, अब उसकी क्या स्थिति होगी दूसरी ओर, वो गांव में होती है प्यारी सुंदरी, और उसे जब ये बात पता चलती है कि उसका पति जो है वो उसकी सहमति के बिना उसे अकेला छोड़कर कलकत्ता चला गया है, तो उसके सिर पर जैसे विपत्तियों का जो होता है एक पहाड़ सा टूट पड़ता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी टूट सी जाती है, और वो दिन रात जो है वो कल्पती रहती है, यानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती रहती है, विचलित होती रहती है, और वो अपनी पति के वियोग में तरह तरह से विलाप करती रहती है, मतलब रोती है, परेशान होती है, और काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि वो घर में अकेली होती है, और उसका जो साथ देने के लिए जो उसका पति होता है वो भी घर में नहीं होता है। अब कभी उसे अपने पति के साथ रहते समय की घटनाएं याद आती हैं, और वो जब लेटती है या सोचती है तो उसे उसके साथ के बिताए जो पल होते हैं या जो वक्त होता है वो उसे याद करती है। तो कभी पति का परदेश में क्या हाल होगा इसको सोचकर थोड़ी सी विलखती है, थोड़ी सी परेशान होती है, थोड़ी सी रोती है, और कभी अपने एकाकीपन तथा यानी जो अकेलापन है उसका कभी उसे करती है, पर पति की सुलभ कामनाओं की, यानी कि वो सही से रहें, सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें, कामनाओं की जो है वशीभूत हो विचलित हो जाती है, और उसे दृढ़ विश्वास भी है कि उसका पति जो है वो अवश्य लौटेगा एक दिन, ऐसा उसका जो है वो उसका मन कहता है कि वो ज़रूर लौटेंगे। अचानक क्या होता है, इसके बाद अचानक एक दिन एक अधेड़ बटोहिया जो होते हैं वो कमाने के लिए कलकत्ता जा रहे होते हैं। जब विदेशी की पत्नी जो है, जो प्यारी सुंदरी होती है, जब ये बात उसे पता चलती है तो वो विलाप या दरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उसके कष्ट एवं अपने जो कष्ट होते हैं वो दुख को समझकर उसके पति को खोज कर, वो जो दूसरा आदमी होता है जो जा रहा होता है बटोहिया विदेश,
वो उससे ये सारी व्यथा अपनी बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कष्टों में हूँ। तो आप जब जा ही रहे हैं तो क्या आप वहाँ पर मेरे पति को ढूंढ कर और उनको सही सलामत खोज कर घर वापस भेजने का कष्ट कर मतलब कष्ट करेंगे, और उन्हें ये सूचना अवश्य देना कि उनकी जो पत्नी है उसकी यहाँ पर क्या स्थिति है। और फिर वो बटोहिया जो होता है वो उसकी सारी व्यथा को सुनता है और वो कलकत्ता पहुंच जाता है। जब कलकत्ता पहुंचने के बाद वो घूमता फिरता है तो अचानक से उस बटोहिया को उसकी दृष्टि, मतलब प्यारी सुंदरी ने अपने पति का जैसा जैसा विवरण किया था वैसे ही मिलता जुलता उसे एक युवक जो है वो उसकी दृष्टि में अचानक पड़ जाता है। और वो बटोहिया जो है वो उसे समझाता बुझाता है और उसे लगता है कि मतलब यही जो है वो उस पत्नी का जो है वो पति है। और उसे वो काफ़ी समझाता बुझाता है कि उसकी पत्नी जो है वो किस दशा में है, उसकी क्या स्थिति हो रही है वहाँ पे, वो पूर्ण रूप से उनका वर्णन करता है और उसे अखंडित पतिव्रत्य की पुष्टि, यानी कि वो पतिव्रता है, की पुष्टि करता है। और विदेशी जो है उसकी स्मृतियाँ जो हैं वो लौट जाती हैं और वह घर वापस लौटने की बात सोचने लगता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और वो भी सोचता है कि नहीं, मुझे वापस घर जाना चाहिए। जब वो ये बात सोचता है कि नहीं, मुझे वापस घर जाना चाहिए, तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये बात वो जाकर अपनी पत्नी, यानी जो कलकत्ता में उसे युवती मिली थी उसके साथ जो रहता है, उससे जाकर जब महिला से अपनी पत्नी की बात करता है कि मुझे गांव जाना है, तो जो पत्नी होती है उसकी, वो उसका विरोध करती है। किंतु बटोहिया के समझाने, डराने और विवश करने पर जो विदेशी घर की राह है वो पकड़ता है और वो चला जाता है। बाड़ी वाला, यानी कि जो मकान मालिक होता है, साहूकार और गुंडों द्वारा जो विदेशी के बकाये की वसूली में जो होते हैं वो सारे कपड़े लत्ते जो भी वो कमाता है युवक, वो सब छीन लिए जाते हैं। फिर भी वह उसी दुरावस्था में, यानी वो उसी स्थिति में घर लौट जाता है। और दूसरी ओर क्या होता है, जब वो जो गांव में होते हैं, इसी बीच में गांव का जो एक मनचला युवक होता है, यानी यूँ कहें गांव में काफ़ी सारे लड़के होते हैं, उसमें से एक उसका देवर मान लो, वो होता है मनचला युवक, जिसकी आयु मतलब विदेशी से कम थी। वो प्यारी सुंदरी के पास जाता है और उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देता है उसे और फिर उसके साथ मतलब कुछ गलत करने की वो चेष्टा करता है। प्यारी सुंदरी जो है वो दृढ़ता से यानी पूरी अपने संकल्प से प्रतिवाद करती है, तथा जो पड़ोसिन होती है, एक पड़ोसिन महिला यानी पड़ोस में ही रहने वाली, वो आ जाती है उसके घर। तो उसके आ जाने के कारण जो वो युवक होता है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है और उसका जो पतिव्रता, जो उसका सतीत्व है, वो बच जाता है। वो देवर जो है, वो मनचला युवक जो है वो भाग जाता है और इस तरीके से वो अपनी जान बचाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है कि मतलब कितनी कष्टों में है वो वहाँ पर। तो वो यही सारी व्यथा बस सोच ही रही होती है और अपना जो दरवाज़ा है वो खोलने को तैयार नहीं थी अब, कि कोई भी आया वो खोलेगी नहीं। और इस सब स्थिति के बाद जो होता है, वो जो युवक होता है, जो वहाँ से उसी दुरावस्था में निकलता है, उसके कपड़े छिन जाते हैं, उसके पैसे नहीं होते उसके पास, वो किस स्थिति में होता है, वो उसी स्थिति में विदेशिया जो होता है वो गांव पहुंच जाता है और मतलब दरवाज़ा जो है वो ठक 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 करता रहता है और वो जो प्यारी सुंदरी होती है वो नहीं खोलने को तैयार होती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि हाँ, वो उसका पति ही है। पर बहुत विश्वास दिलाने पर और अपने पति की आवाज़ पहचान कर सुंदरी जो है दरवाज़ा खोलती है और सच में अपने परदेसी पति को देखकर एक और प्रसन्न हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। तो दूसरी ओर उसकी इस दशा को, यानी जो उसकी स्थिति थी, उसको भी देखती है जब वो, तो शांत हो जाती है पूरी और उसे समझ नहीं आता है कि मतलब ये क्या है। पर हाँ, कुछ भी हो, वो उनको वापस देखकर घर में वो खुश होती रहती है और समाचार पूछने का कर्म जो है वो पति पर चलता है, पर उसको अंदर बुलाती है और फिर इसके बाद क्या होता है, वो उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछती है कि वहाँ पर तुम कैसे थे, क्या था, जो भी होता है वो उन दोनों के बीच में फिर उनकी वार्तालाप जो होती है वो होने लगती है। इसी बीच में जो उसकी कलकत्ता वाली, जो उसकी दूसरी पत्नी होती है, जो कलकत्ता
इसी बीच जो कलकत्ता वाली होती है वो कलकत्ता छोड़कर घर आने की बात सोचकर जो मतलब जब वो यहाँ आ जाता है तो उसकी जो दूसरी पत्नी होती है वो भी वहाँ से यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी अपना दोनों, उसके 2 बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों को साथ लेकर और घर के पूरे कपड़े गहने जो भी होता है सामान लेकर साथ घर से निकलते हैं। दोनों बच्चे और खुद उसकी पत्नी वो निकलते हैं यहाँ पर आने के लिए गांव में। कलकत्ता के जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो उसके गहने कपड़े छीन लेते हैं उस दूसरी महिला के। और वो जो महिला होती है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम मतलब कुछ सामान नहीं था उसके पास भी, सब कुछ उसका छिन जाता है। वो भी एकदम निहस्त होकर अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर महिला अपने दोनों पुत्रों के साथ जो है वो कलकत्ता से विदेशी के घर के लिए चल देती है। और मतलब पूछते पाछते इधर से उधर पता करते 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 वो आखिरकार उसके घर पहुँच जाती है। जब विदेशी जो है उसको देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मतलब मैंने तो इसे कुछ आता पता ही नहीं दिया था, पर फिर भी ये यहाँ पे पहुँच गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित से उसे देखता है। किंतु वह महिला जब प्यारी सुंदरी के साथ रहने का अनुमय विनय करती है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा उससे मिन्नतें करती है, उससे विनती करती है कि मुझे भी यहीं पर रख लो, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ ही रहूँगी और मैं आप लोग को तंग नहीं करूँगी। तो सब जो है वो जो प्यारी सुंदरी होती है वो भी उसकी बात मान जाती है और सब लोग जो है वहाँ पर मिलजुल कर रहने लगते हैं। यानी उसकी दोनों पत्नियाँ और वो युवक और जो उसके 2 बच्चे होते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो इस तरीके से जो ये नाटक है वो यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये नाटक समझ आया होगा। इस नाटक का जो पूरा एक निचोड़ जो है, जो इसका निचोड़ है वो यही निकलता है कि मतलब जब ग्रामीण क्षेत्र के युवक लोग होते हैं, इनकी शादीशुदा जो लोग होते हैं, वो जब गांव से शहर आते हैं तो उस स्थिति में जो वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं उनकी क्या स्थिति हो जाती है, बस भिखारी ठाकुर ने इसी और हमारी ध्यान जो है वो केंद्रित करने की कोशिश की है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये नाटक समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सी दिस वीडियो। थैंक यू।